हाय फ्रेंड्स, देखो आज बात करते हैं अपन अगले टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। चलो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की। तो देखो इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि। ये जो सारे शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, इसकी पहचान होते हैं। तो देखो इसकी पहचान क्या हो गई, से रहा है, से रही है, से रहे हैं और से रहा हूं। इसके बाद में बात करते हैं इसमें इसके जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूला की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव होती है और उसके बाद में इसमें बीन और लगा हुआ होता है। उसके बाद में जो वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की होती है, उसमें क्या होता है, आईएनजी होता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमने यहाँ लगा दी है तो आईएनजी हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस या फॉर और प्लस टाइम, ये शब्द और इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का सब फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। हैज या हैव का प्रकृति क्या होती है, वो अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। तो हर हैज या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीन, यानी बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन। फिर बाद में आईएनजी हो गया। तो ये तो प्रेजेंट को बता रहा है, ये परफेक्ट को बता रहा है, ये कंटिन्यूअस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सिंस या फॉर और प्लस में टाइम। तो सिंस या फॉर की बात करते हैं तो देखो सिंस किसके साथ में आता है और फॉर किसके साथ में आता है। सिंस और फॉर की बात करते हैं तो देखो सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय बिंदु। समय बिंदु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि। समय अवधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग किन किन के लिए करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नून। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून। इसी प्रकार इनका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग बजे के अर्थ में, जैसे 5 o'clock। तो ये बजे हैं, बजे के अर्थ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सिंस का प्रयोग करते हैं मंडे या संडे, यानी कि सप्ताह के दिन। सप्ताह के दिन यानी कि सप्ताह के दिन है, उनका अगर प्रॉपर नाम दे रखा है, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिनों में से किसी एक दिन का यदि प्रॉपर नाम दे रखा है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे जुलाई दे रखा है, मान लो जुलाई, यानी कि जो वर्ष के महीने होते हैं, वर्ष के महीने, वर्ष के जो महीने होते हैं उनके नाम के पहले भी सिंस का प्रयोग होता है, उनके नाम के साथ में भी सिंस का प्रयोग होता है। यानी वर्ष के कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, तो 12 महीनों में से किसी एक महीने का प्रॉपर अगर नाम दे रखा है, इसका मतलब उसके साथ में सिंस का प्रयोग होगा। इसी प्रकार यदि किसी वर्ष का प्रॉपर नाम दे रखा है, जैसे सिंस 1986, हमने सुना है सिंस 1986 की बात करते हैं, तो सिंस 1986। देखो आगे बात करते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सिंस का हो गया, इसके बाद में फॉर की बात करते हैं। देखो फॉर का प्रयोग किसके लेते हैं, जैसे फॉर 2 वीक्स, ठीक है। ये दो सप्ताह है, ये अवधि दे रखी है, समय बिंदु नहीं दे रखा, अवधि दे रखी है। और ध्यान रखना फॉर वाले में कोई ना कोई संख्या अवश्य होती है। संख्या तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बजे के अर्थ में ले रखे हैं,
और यहाँ किसी वर्ष का प्रॉपर नाम दे रखा। तो सिंस वाले में तो दो ही जगह संख्या आती है कि एक तो वर्ष का नाम आएगा, जैसे 1986 है या फिर 2010 है, 2000 है, 2001 है। इसी प्रकार यदि 5 बजे 4 बजे के अर्थ में आ रहा है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। और क्या है फॉर, यानी फॉर वाले में क्या होगा, कोई ना कोई संख्या निश्चित रूप से आती है, जैसे फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब होता है घंटे के अर्थ में, यानी कि हम घंटे के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं और बजे के अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 इयर्स, ठीक है, या फिर फॉर 2 डेज, ठीक है। तो कोई ना कोई संख्या अवश्य होगी और संख्या के साथ में कोई समय अवधि होती है। तो समय अवधि जब भी होती है तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि समय बिंदु दे रखा है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि सिंस मॉर्निंग होता है, सिंस इवनिंग होता है, सिंस नून होता है, 5 o'clock हो रहा है यानी बजे के अर्थ में आता है तो सिंस का प्रयोग होता है। यदि सप्ताह के कोई प्रॉपर दिन दे रखे हैं तो सिंस का प्रयोग होता है। यदि वर्ष के महीने के पर प्रॉपर महीना दे रखा है तो सिंस का प्रयोग होता है। यदि किसी वर्ष का प्रॉपर नाम दे रखा है तो भी हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। मैं 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब देखो से और रहा हूं, ध्यान ये रखने वाली बात है कि से रहा हूं एक साथ नहीं आएंगे, एक जगह नहीं आएंगे। से वाक्य के बीच में आएगा और रहा हूं वाक्य के अंत में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, से रहा हूं तो अपने पास में फॉर्मूला अफर्मेटिव का है, क्योंकि किसी भी प्रकार का निगेटिव नोट नहीं, शब्द नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई। आई है तो आई आएगा। और ध्यान ये रखना है आई के साथ में हैव वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आई हैव, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर बीन आ जाएगा। इसके बाद में जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी, तो पढ़ना मेन वर्ब है तो क्या हो जाएगा, सॉरी पढ़ाना मेन वर्ब है तो टीच मेन वर्ब है तो उसमें लगा दो टीचिंग। तो आई हैव बीन टीचिंग, और कहां पर, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल, ठीक है। और कब से पढ़ा रहा है, तो 10 वर्ष। तो देखो वर्ष दे रखा है, संख्या दे रखी है, 10 दे रखा है, वर्ष दे रखा है, वर्ष का नाम नहीं है, किसी महीने का नाम नहीं है। तो हमें पता चल गया है ये कोई अवधि है, अवधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर 10 years, फॉर 10 years, यानी 10 वर्षों से मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। जैसे अगला उदाहरण देखो, जैसे वह सुबह से गाना गा रही है। वह सुबह से गाना गा रही है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन हो गया, सी हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, है जाएगी, तो है जाएगी, सी है। और इसके बाद में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। फिर क्या कर रही है, सिंगिंग आ जाएगा, मेन वर्ब सिंग है तो सिंगिंग आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, सॉन्ग आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। और फिर कब से गा रही है, सुबह, और सुबह है शाम, और दोपहर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो कब से कर रही है, सिंस मॉर्निंग, और सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। इस प्रकार से हमने बनाया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्टेप बाय स्टेप यदि हम करते चलते हैं तो अपना सेंटेंसेस करेक्टली बनते जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही स्ट्रक्चर होता है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज या हैव आएगी, प्लस में बीन आ जाएगा। बीन के बाद में जो मेन वर्ब होगी उसकी में आईएनजी हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम ये रहता है, और इसके बाद में फुल स्टॉप हमें लगाना है। जैसे
जैसे हरी मार्च से इस घर में नहीं रह रहा है। हरी मार्च से इस घर में नहीं रह रहा है। सेंटेंस नहीं रह रहा है, देखो नहीं और रह रहा है, तो नहीं शब्द दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, हरी और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, एक वचन है तो हैज आ जाएगी। हरी हैज नॉट और बीन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अपने ध्यान देना था, यहाँ पे नोट लगाना था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना था, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूले में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कर लो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा लो। तो हरी हैज नॉट बीन, और कहाँ पर मेन वर्ब क्या है, लिव है, तो लिविंग हो जाएगा। हरी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, और क्या हो जाएगा, मार्च दे रखा है, किसी इस महीने का प्रॉपर नाम दे रखा है, तो सिंस मार्च हो जाएगा, सिंस मार्च हो जाएगा, सिंस मार्च हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को इस प्रकार बनाते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को इस प्रकार बनाते हैं। देखो अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या हो जाएगा, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, दे है। दे है, दे के बाद साथ में हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार की आएगी, क्योंकि दे बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगी। दे है और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा, और इसके बाद में बीन आ जाएगा। बीन के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी, तो खेलना है तो प्ले, और प्ले में लगा दिया आईएनजी तो प्लेइंग, और फिर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, और कब से खेल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। कब से नहीं खेल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आपने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अपना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब आपको पता क्या आएगी इसमें, या तो हैज आएगी या हैव आएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हैज हैव के बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में बीन लगाना है, और फिर लगाना है मेन वर्ब में आईएनजी, और फिर अपने को लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर और प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में लगाना है। इसके बाद में देखो WH वर्ड की बात करते हैं, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब से ही क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, जब वाक्य की शुरुआत ही कैसे होती है, तो वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। जैसे हैज, सॉरी हैव आएगा, ध्यान रखना हैव आएगा, क्योंकि बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, बहुवचन है, तो हैव आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है या मेन वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगानी होती है। तो हैव आ गया, हैव के बाद में हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना हैव, और आ जाएगा चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन, और उसके बाद में बीन, और फिर मेन वर्ब आ जाएगी प्लेइंग, फॉर आ जाएगा क्योंकि अवधि है, अपने पास में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, और आवर्स आ जाएगा, 2 आवर्स, 2 घंटे से। अगला उदाहरण देखते हैं, क्या
क्या तुम सुबह से कार्य कर रहे हो? क्या तुम सुबह से कार्य कर रहे हो? क्या तुम सुबह से कार्य कर रहे हो? तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है हो जाएगी, क्योंकि बहुवचन है तो हैव, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा मेन वर्ब में कार्य करना तो वर्किंग आ जाएगा, और फिर बात करते हैं कब से, तो सिंस आ जाएगा, और मॉर्निंग आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क हम इसमें लगा देंगे। देखो अगला बात करते हैं अपन इसके WH वर्ड की बात करते हैं। तो WH वर्ड किस प्रकार आते हैं? तो जैसे सरिता 2 घंटे से रसोई में क्या कर रही है? सरिता रसोई में 2 घंटे से क्या कर रही है? सरिता 2 घंटे से रसोई में क्या कर रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सॉरी, अपने पास में WH वर्ड है क्या, तो क्या हो जाएगा? WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा व्हाट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब सरिता के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो व्हाट हैज, और फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी बीन पहले नहीं आएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट सरिता, फिर आ जाएगा बीन। तो व्हाट हैज, देखो WH वर्ड व्हाट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया। तो ये बीन आ गया, उसके बाद मेन वर्ब क्या होता है? करना, ठीक है। तो व्हाट हैज बीन डूइंग, ठीक है, डूइंग आ जाएगा। व्हाट हैज सरिता बीन डूइंग इन द किचन, और कब से बात हो रही है? फॉर, अवधि है 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो ये देखो इस प्रकार से हमने बना लिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब वाला बनाया है और WH वर्ड वाला बनाया है। तो हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड का बाय स्टेप स्ट्रक्चर को देखते हुए, फॉर्मूले को देखते हुए हम इसको एकदम करेक्ट तरीके से बना सकते हैं। देखो बात करते हैं तो इसके यूजेज की। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज है हम कहां पर इसको कर सकते हैं। तो देखो इसका यूज ऐसे कार्यों में करते हैं, ऐसे कार्य जो भूतकाल में किसी समय आरंभ हुए थे और आरंभ होकर के अभी भी वो कार्य जारी है, यानी वर्तमान में अभी भी जारी है। कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, जैसे शी हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। तो ये जो नॉवेल लिखने का कार्य है वो भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ था और अभी वर्तमान तक वो जारी है। तो ऐसे कार्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी वर्षा है वो किसी समय शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। तो ऐसे कार्यों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। पहचान क्या होती है सिंपल पास्ट की? तो पहचान क्या होती है कि आ, ई, ए, या, ये और ता, था, ती, थी या ते, थे आदि। ये जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में या तो क्या आएगा, जैसे गया, हुआ, खाया, ठीक है, उसमें या आ जाएगा जैसे, ठीक है। और आ, ई, ए, या, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे, ये आदि शब्द जो आते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसके एडवर्बियल्स की। तो इसके एडवर्बियल्स कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। इसमें आता है जैसे यस्टरडे आता है, वो इसका ही एडवर्बियल होता है। इसके बाद में अगो की बात करते हैं और लॉन्ग अगो भी इसी में आता है, लॉन्ग अगो, और ये हो जाएगा लॉन्ग अगो। इसके बाद में हो जाएगा लास्ट डे, नाइट, ठीक है, लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ,
ईयर, तो लास्ट डे की जगह प्रीवियस भी आ जाएगा, ध्यान रखना। प्रीवियस डे भी आ सकता है, प्रीवियस नाइट भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर भी आ सकता है, प्रीवियस वीक भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे जो होते हैं इसके एडवर्बियल होते हैं। या इस प्रकार भी हो सकता है वंस, हम पढ़ते हैं ना वंस वाला भी पढ़ते हैं वंस, ठीक है। वंस जैसे आपने पढ़ा, कभी स्टोरी पढ़ी होगी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रो, ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉयन। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो वो क्या होते हैं, वंस वाले में भी हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। यदि कोई भी कार्य किसी समय भूतकाल के कार्य होता है, जैसे इन 2010, तो ये 2010 है, अभी के वर्तमान संदर्भ में पास्ट की घटना हो गई। 2010 है, वो वर्तमान संदर्भ में क्या हो गया, पास्ट हो गया। जैसे अभी बात करते हैं कि अभी 2020 चल रही है, तो हम 2019 की जब बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट की घटना हो जाएगी। यदि हम बात कर रहे हैं, अभी मई चल रहा है, तो मई से हम बात करते हैं मार्च की, अप्रैल की, तो वो केस में हो जाएंगे, पास्ट में हो जाएंगे। तो यानी कि जो इस समय 1 घंटे पहले की घटना है, तो वो भी क्या हो जाएगी, पास्ट में हो जाएगी। तो कुछ क्षण पहले की घटना भी क्या हो जाती है, पास्ट में हो जाती है। तो ये हो गया इसके एडवर्बियल। इसके बाद में बात करते हैं हम इसके फॉर्मूला की। तो फॉर्मूले में सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे सरल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ध्यान रखना वही आती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर अपने पास में कुछ है तो वो हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। देखो इसमें आ की मात्रा आ रही है ना, मारा, तो आ की मात्रा आती है क्या हो जाएगा, पास्ट की घटना हो जाएगी। तो सब्जेक्ट कौन है, राम, ठीक है। अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो क्या हो जाएगा, मारना। मारना को क्या हो जाती है, किल, और किल की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म किल्ड हो जाएगी। तो राम किल्ड, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, रावण, तो क्या हो जाएगा, रावण। जैसे भारत ने आजादी 1947 में प्राप्त की। भारत ने आजादी 1947 में प्राप्त की। ई की मात्रा है, देखो ई की मात्रा, तो भारत ने आजादी 1947 में प्राप्त की, तो क्या हो जाएगा, इंडिया, और बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में वर्ब आ गई, सेकंड फॉर्म गेट, गेट यानी प्राप्त करना, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट। इंडिया गॉट, और आजादी तो क्या हो जाएगा, फ्रीडम। फ्रीडम और कब प्राप्त की, इन 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो भारत ने आजादी 1947 में प्राप्त की। जैसे मैंने एक पुस्तक लिखी। मैंने एक पुस्तक लिखी, तो क्या हो जाएगा, आई रोट अ बुक। आई रोट अ बुक, आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। देखो आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड आती है। हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में ईटीसी। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि कई बार क्या होते हैं, कई बार छात्र पूछते हैं कि सर ये डिड आया, इसके बाद में मेन वर्ब। तो देखो कई बार पूछते सर ये तो सिंपल पास्ट है, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म आती है। तो देखो यहाँ पे डिड है ना, ये क्या है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है। तो यहाँ पे ये जो पास्ट इंडिकेट करने का कार्य है वो कौन कर रहा है, ये डिड कर रहा है। तो अपने को पास्ट इंडिकेट ही करना था, टेंस इंडिकेट करना था, तो टेंस इंडिकेट कौन कर रहा है, डिड कर रहा है। तो उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो देखो हाँ, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस डिड, डिड के बाद में नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आ जाएगा ईटीसी।
तो देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में लगता है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब में टेंस इंडिकेट करने का कार्य कौन कर रहा है, डिड कर रहा है। तो बात करते हैं देखो सेंटेंसेस की, तो क्या आया, तुमने अपना काम समाप्त नहीं किया, तुमने अपना काम समाप्त नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, तुमने यानी यू है, तो यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन सब्जेक्ट में यहाँ दोनों में एक ही आएगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यू डिड नॉट, और बाद में कंप्लीट वर्ब है, समाप्त करना तो फिनिश करना, तो फिनिश कर लो या कंप्लीट कर लो, फिनिश्ड, फिर बाद में अपना कार्य, तो क्या हो जाएगा, योर वर्क, यू डिड नॉट फिनिश या कंप्लीट योर वर्क। जैसे अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगला सेंटेंस, दादी ने कहानी नहीं सुनाई, दादी ने कहानी नहीं सुनाई, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल ए स्टोरी, दादी ने कहानी नहीं सुनाई। इस प्रकार से अपन इसको नेगेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगी, और उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और बाद में यदि कोई और जानकारी है तो वो इसके बारे में पर्सनालिटी चिन्ह। और उसके बाद में बात करते हैं WH वर्ड की, तो WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में अदर जानकारी और फुल स्टॉप पर्सनालिटी चिन्ह। तो इस प्रकार से अपना जो इंटरोगेटिव का वो स्ट्रक्चर हमने लिख लिया है, और अब आगे बात करेंगे हम अपने सेंटेंसेज की। देखो बात करते हैं सेंटेंसेज की, तो क्या रमेश ने खाना खाया, पर्सनालिटी चिन्ह, क्या रमेश ने खाना खाया, तो क्या हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट रमेश, डिड रमेश, और खाना एट है, ईट, और खाना को क्या हो जाएगा, फूड। तो क्या रमेश ने खाना खाया, क्या वह विद्यालय गया, क्या वह विद्यालय गया, तो क्या हो जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार देखो WH वर्ड वाली बात करते हैं, तुम कब आए, तुम कब आए, तो क्या हो जाएगा, कब का मतलब व्हेन, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड, व्हेन डिड, और सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू, व्हेन डिड यू कम। ठीक है, बच्चों ने लिखो, बच्चों ने कितना दूध पिया, बच्चों ने कितना दूध पिया, तो क्या हो जाएगा, कितना के लिए क्या किसका यूज करते हैं, कितना के लिए हाउ मच का यूज करते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल है, दूध अनकाउंटेबल है, और कितना के लिए हाउ मच, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क डिड चिल्ड्रन ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डिड चिल्ड्रन ड्रिंक, बच्चों ने कितना दूध पिया। इसके बाद में बात करते हैं इसके यूजेज की, तो देखो इसका यूजेज है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसके प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रयोग की। तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में किसी
घटना, भूतकाल की किसी घटना, लिखो भूतकाल की किसी घटना को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी ऐसे कार्य जो भूतकाल की किसी घटना या कार्य को प्रदर्शित करते हैं, जैसे और इनमें क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में अगो, यस्टरडे, ठीक है, ने अगो, यस्टरडे और लास्ट या प्रीवियस आदि एडवर्ब रहते हैं। आदि एडवर्ब रहते हैं। आदि जो एडवर्ब है वो इस प्रकार के सेंटेंसेस में रहते हैं, जैसे ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर यस्टरडे, कल उसने एक पत्र लिखा। सी went to मुंबई लास्ट मंथ, पिछले महीने वह मुंबई चली गई। दूसरा यूजेस की बात करते हैं तो इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल की बजाय हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल। देखो आगे बात करते हैं, दूसरा यूजेस की बात करते हैं, इन इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि असंभाव्यता शर्त वाले वाक्यों में, ऐसे वाक्य जो असंभाव्य शर्त को प्रकट करते हैं, यानी ऐसी शर्त जो संभव नहीं है उस शर्त को प्रकट करते हैं, तो उन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। इफ यू वर्कड हार्ड, तो देखो यहाँ पे वर्कड है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो इफ यू वर्कड हार्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट हो गया। तो कंडीशनल सेंटेंस की ही बात कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस। तो जो शर्त वाले वाक्य है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, क्योंकि यह संभाव्य शब्द को प्रकट करते हैं। और उससे आगे वाले में हम करते हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो मैं आपको जब ये टेंस पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस, शायद मैंने अभी तक नहीं बताया, तो मैं कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, वो सारे में आपको तीनों, जब ये टेंस पूरे हो जाएंगे उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस का एक अलग से ही वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको बाकायदा पूरा डिटेल्स समझा दूंगा कि 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो। अब इसके बारे में बात करते हैं, अगला तीसरा यूजेज की बात करते हैं। तो यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी जो यूज्ड टू शब्द है उसका प्रयोग हम कोई भूतकाल की यदि आदत है उसका प्रयोग, उसको प्रकट करने के लिए हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when I was young, I used to play cricket. When I was young, I used to play
क्रिकेट। जब मैं जवान था मैं क्या किया करता था, क्रिकेट खेला करता था। He used to swim in his childhood. He used to swim in his childhood. वह अपने बचपन में तैरा करता था। तो ये जो भूतकाल की आदत है उसको प्रकट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉरी, भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अगला यूजेज है चौथा यूजेज। चौथे यूजेज की बात करते हैं। यूजेज, 3 यूजेज हम पढ़िए। देखो अगला यूजेज की बात करते हैं, चौथा यूजेज की बात करते हैं। तो देखो सबसे चौथा यूजेज क्या है, भूतकाल की अवस्था या स्थिति को प्रकट करने के लिए वर्ब बी के पास्ट फॉर्म, वर्ब बी के पास्ट फॉर्म वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। कि जब कभी भी हम किसी घटना या किसी व्यक्ति की भूतकाल की अवस्था या स्थिति को प्रकट करने की बात करते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो वर्ब बी होती है, बी मैंने आपको बी के रूप बताए हैं, तो वो जो बी के पास्ट रूप होते हैं, पास्ट फॉर्म होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो पास्ट बी का पास्ट क्या होता है, वॉज या वर्ब होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस हम पढ़ते भी हैं, वंस देयर वाज अ लॉयन, वंस देयर वाज ए लॉयन। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा है कि एक बार एक शेर था। तो ये शेर की स्थिति को प्रकट कर रही है, शेर की जो स्थिति है उसको प्रकट करते हैं कि भूतकाल में किसी समय एक शेर था। इसके बारे में बात करते हैं, ही वाज अ टीचर, वह एक अध्यापक था। दे वर क्लोज फ्रेंड्स, वह गहन मित्र थे, मतलब वे गहन मित्र थे। तो वो उनकी स्थिति को प्रकट कर रहे हैं, भूतकाल में उनकी स्थिति को प्रकट करने के लिए, स्थिति या अवस्था को प्रकट करने के लिए हम बी के पास्ट फॉर्म वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज आपके जो टेंसेज है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ी सी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैंने जो टेंसेज है वो शुरू से नहीं चढ़ाए डाले हैं, वो मैंने पास्ट कंटिन्यूस से आपके लिए अपलोड किए हैं। तो वो उसको मैंने आज पूरा कर दिया है। जो भी टेंसेज थे सारे मैंने आज कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको ये टेंसेज समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। और कल मैं आपको जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेज हैं उनको मैं बताऊंगा। और अपने हमारे जो YouTube चैनल है उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।